हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि सोचने का तरीका ही बदल देती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विजनरी की जिसने टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज नहीं, बल्कि एक कला बना दिया। एक ऐसा इंसान जिसने अपने पेरेंट्स के गैराज से शुरुआत की और दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना डाली। एक ऐसा लीडर जिसने हमें सिखाया कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, पूरी दुनिया को कैसे रीइमेजिन किया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एप्पल से नहीं, इनोवेशन, डिजाइन और परफेक्शन से जुड़ा है। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जिंदगी की वो की टर्निंग पॉइंट्स, कैसे उन्होंने एप्पल की शुरुआत की, फिर उसे छोड़कर नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनीज बनाई और फिर वापसी करके एप्पल को एक कल्चरल आइकॉन बना दिया। हम एक्सप्लोर करेंगे उनके माइंडसेट को, उनकी फेलियर्स, उनकी स्ट्रैटेजीज और वो लेसन्स जो हर एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट और ड्रीमर के लिए प्राइसलेस हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट ने दुनिया बदल दी और कैसे आप भी अपनी जिंदगी में थिंक डिफरेंट करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसी कहानी जो आपको खुद की कहानी लिखने की हिम्मत देगी। वॉल्टर इसाकसन द्वारा लिखी गई स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी एक ऐसी यात्रा को सामने लाती है जो सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को बदल कर रख दिया। इस किताब में आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स के पीछे की सोच, डेडिकेशन और स्ट्रगल को बड़ी गहराई से दिखाया गया है। साथ ही स्टीव जॉब्स के बचपन, उनकी पर्सनल लाइफ और कैंसर से उनकी लड़ाई के बारे में भी ईमानदारी से बताया गया है। स्टीव का जन्म 24 फरवरी 1555 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके जैविक माता पिता अब्दुल फत्ताह जंडाली और जोआन कैरोल शिबल उस वक्त शादीशुदा नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्टीव को गोद देने का फैसला किया। इसके बाद उन्हें एक वर्किंग क्लास कपल पॉल और क्लारा जॉब्स ने अडॉप्ट किया। क्लारा एक अकाउंटेंट थी और पॉल एक मशीनिस्ट थे जो पहले कोस्ट गार्ड में भी रह चुके थे। स्टीव का बचपन कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में बीता, एक ऐसा इलाका जो उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में तेजी से ग्रो कर रहा था और जिसे आगे चलकर सिलिकॉन वैली कहा जाने लगा। यही एनवायरनमेंट स्टीव के अंदर की क्यूरियोसिटी को फ्यूल करता रहा। अपने पिता के साथ वो अक्सर गराज में इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे मोटे पार्ट्स खोलते और फिर उन्हें जोड़ते। पॉल ने स्टीव को यह सिखाया कि किसी भी चीज को ध्यान से देखकर पेशेंस के साथ कैसे समझा और बनाया जा सकता है। यहीं से उनके अंदर क्राफ्ट्समैनशिप और अटेंशन टू डिटेल की क्वालिटी डेवलप हुई। पॉल जॉब्स को पुराने बसों की मरम्मत करने का शौक था और यही प्रैक्टिकल एक्सपोजर स्टीव को भी मिला। ये सब चीजें उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस और मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे स्ट्रांग बनाती गईं। स्टीव का यह मानना था कि कोई भी चीज तभी असली लगती है जब उसका अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही सुंदर और सटीक हो जितना उसका आउटर डिजाइन। माउंटेन व्यू उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन का बेस बन रहा था। रेडियो, स्टीरियो, सर्किट्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस जैसे गैजेट्स चारों ओर फैल रहे थे। यही वो दौर था जब लोग इस जगह को सिलिकॉन वैली कहने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सिलिकॉन एक की मटेरियल था। स्टीव का बचपन इसी तेजी से बदलती टेक दुनिया के बीच गुजरा और शायद यही वजह रही कि उन्होंने आगे चलकर दुनिया को बदलने वाले कुछ सबसे आइकॉनिक इन्वेंशंस को जन्म दिया। स्टीव जॉब्स की सोच शुरू से ही जमाने से आगे थी। उनका दिमाग तेज था, लेकिन ट्रेडिशनल स्कूलिंग उन्हें कभी भी सूट नहीं कर पाई। बचपन में वो इतनी ज्यादा बोर्डम महसूस करते थे कि पढ़ाई के दौरान शरारत करने लगते थे। उनके चौथी क्लास के टीचर को उन्हें पढ़ाई में मोटिवेट करने के लिए कैंडीज और पैसे तक देने पड़ते थे। इतना सब होने के बावजूद उनकी इंटेलिजेंस ऐसी थी कि स्कूल प्रशासन उन्हें सीधे हाई स्कूल में भेजना चाहता था, लेकिन उनके पेरेंट्स ने यह ऑफर रिजेक्ट कर दिया। 1972 में हाई स्कूल खत्म करने के बाद जॉब्स ने पोर्टलैंड, ऑरेगन के रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वो कहते थे कि उन्हें अपनी लाइफ की डायरेक्शन ही समझ नहीं आ रही थी, पर उन्होंने कॉलेज छोड़ा जरूर, लेकिन कंप्लीटली पढ़ाई से दूर नहीं हुए। अगले 18 महीने वो वहां क्रिएटिव क्लासेस अटेंड करते रहे, जिनमें से एक कैलीग्राफी क्लास थी, और यही वो क्लास थी जिसने उनके अंदर टाइपोग्राफी के लिए एक गहरा लगाव पैदा किया। बाद में यही चीज एप्पल कंप्यूटर्स की डिजाइन और फॉन्ट्स में साफ नजर आई। 1974 में जॉब्स ने अटारी नाम की गेमिंग कंपनी में एक वीडियो गेम डिजाइनर के तौर पर जॉब शुरू की, लेकिन कुछ ही समय बाद वो सब छोड़कर इंडिया आ गए। उनका मकसद था स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट।
भारत में रहते हुए उन्होंने मेडिटेशन और ईस्टर्न फिलॉसफी को करीब से समझा, जिसने उनकी सोच को और गहराई दी। जॉब्स की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब वो होमस्टेड हाई स्कूल में पढ़ते वक्त स्टीव वॉजनियाक से मिले, जो बाद में एप्पल के को फाउंडर बने। वॉज एक इलेक्ट्रॉनिक्स जीनियस थे और दोनों के बीच जल्दी ही एक खास कनेक्शन बन गया। जॉब्स ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक बड़ा गैप है। उस समय अवेलेबल कंप्यूटर्स बल्कि, महंगे और सिर्फ बड़े ऑफिसेज या यूनिवर्सिटीज के लिए बने होते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण सर्किट्स और पार्ट्स अब छोटे होते जा रहे थे, यानी अब पावरफुल मशीन्स को छोटे और अफोर्डेबल बनाया जा सकता था। यही सोच लेकर उन्होंने और वॉजनियाक ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो आम लोगों के लिए था, पर्सनल कंप्यूटर। 1987 में उन्होंने एप्पल II लॉन्च किया। पहले ही साल में इसकी सेल्स 2,27,00,000 तक पहुंच गईं और 3 साल के अंदर एप्पल की वार्षिक राजस्व $200 करोड़ से भी ऊपर चली गई। ये अमेरिकन बिजनेस हिस्ट्री की सबसे तेज ग्रोथ स्टोरीज में से एक थी। उन्होंने एक ऐसा मार्केट ओपन कर दिया जो पहले था ही नहीं, पर्सनल कंप्यूटिंग। 1980 तक पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका था। एप्पल को लगातार अपने प्रोडक्ट्स इंप्रूव करने पड़ रहे थे ताकि वो रेस में आगे बने रहे। इसी कोशिश में उन्होंने एप्पल III लॉन्च किया, लेकिन टेक्निकल और मार्केटिंग इश्यूज की वजह से यह मॉडल फेल हो गया। बाद में इसे फिर से इंप्रूव करके दोबारा मार्केट में उतारा गया। ये सारी घटनाएं सिर्फ एक बात दिखाती हैं, स्टीव जॉब्स के लिए फेलियर भी एक लेसन था। वो हर सेटबैक को एक नया वर्जन लॉन्च करने के चांस की तरह देखते थे। यही उनकी सोच को बाकियों से अलग बनाता था। एप्पल की कामयाबी के पीछे स्टीव जॉब्स की मार्केटिंग जीनियस सबसे बड़ी वजह थी। वो सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं थे, बल्कि एक विजनरी सेल्समैन भी थे, जो जानते थे कि किसी प्रोडक्ट को लोगों की जरूरत कैसे बनाया जाता है। 1983 की शुरुआत में जॉब्स ने लिसा नाम का कंप्यूटर लॉन्च किया। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया था जिन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, यानी कि आम यूजर्स के लिए। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस जैसी चीजें पहली बार किसी कमर्शियल कंप्यूटर में आई थीं, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि आम लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाए। इस वजह से इसकी सेल्स फ्लॉप हो गई। उसी समय एप्पल को एक और बड़ा झटका लगा, IBM। ये कंपनी पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में सबसे बड़ा कंपेटिटर बनकर उभरी थी। 1983 तक एप्पल ने अपना करीब आधा मार्केट शेयर IBM के हाथों खो दिया। यानी एप्पल अब सिर्फ इनोवेशन से नहीं, बल्कि एक बड़ी बिजनेस फाइट से भी जूझ रहा था। 2007 में PC वर्ल्ड को दिए एक इंटरव्यू में स्टीव वॉजनियाक ने अपनी और जॉब्स की दोस्ती पर बात करते हुए बताया, हम दोनों को इलेक्ट्रॉनिक्स से एक इमोशनल अटैचमेंट था। हम चिप्स को कनेक्ट करने, सर्किट्स को बनाने में बहुत रुचि रखते थे। उस समय बहुत कम लोग होते थे जिन्हें एक्चुअल में समझ होता था कि चिप्स काम कैसे करते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर डिजाइन में जॉब्स से काफी आगे था, लेकिन हमारी सोच एक जैसी थी, अलग, फ्री माइंडेड और क्यूरियोसिटी से भरी हुई। एप्पल की शुरुआत 1976 में हुई, जब जॉब्स सिर्फ 21 साल के थे। उन्होंने अपनी पुरानी वॉल्क्सवैगन वैन बेच दी और वॉजनियाक ने अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर, ताकि उन्हें अपनी कंपनी के लिए जरूरी पैसों का इंतजाम हो सके। दोनों ने साथ मिलकर ऐसा कंप्यूटर डिजाइन किया जो न सिर्फ छोटा और पोर्टेबल था, बल्कि सस्ता और यूजर फ्रेंडली भी था। यही वो इनोवेशन था जिसने पूरे कंप्यूटर इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया और टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाया। 1980 में एप्पल स्टॉक मार्केट में पब्लिकली ट्रेड होने लगी। पहले ही दिन कंपनी का मार्केट वैल्यू $1 अरब तक पहुंच गया। एक ऐसा मोमेंट जिसने साबित कर दिया कि एप्पल सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं रहा, अब ये एक टेक जायंट बन चुका है। फिर आया 1984, जब एप्पल ने मैकिन्टॉश लॉन्च किया। यह कंप्यूटर बहुत ही अलग था। इसमें पहली बार ग्राफिकल स्क्रीन थी जिसमें छोटे छोटे आइकॉन्स थे। यूजर्स अब सिर्फ कीबोर्ड नहीं, बल्कि माउस से भी काम कर सकते थे। यह एक्सपीरियंस इतना नया था कि लोग चौंक गए। लेकिन मैकिन्टॉश में कुछ की फीचर्स की कमी थी, जैसे हाई क्वालिटी प्रिंटर और एडवांस्ड बिजनेस टूल्स, जिसकी वजह से यह कंप्यूटर बिजनेस वर्ल्ड में ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। मैकिन्टॉश की लिमिटेड सक्सेस ने स्टीव जॉब्स की एप्पल में पोजीशन को कमजोर कर दिया। कुछ ही समय बाद 1985 में उन्हें उसी कंपनी से रिजाइन करना पड़ा जिसे उन्होंने खुद शुरू किया था। हालांकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बने रहे, लेकिन अब उनके पास एप्पल की कमांड नहीं थी। ये फेज स्टीव जॉब्स के लिए पेनफुल था, लेकिन यही वो वक्त था जिसने उनके अंदर एक नए चैप्टर की शुरुआत की। एप्पल से बाहर होने के बाद भी स्टीव जॉब्स का सफर रुका नहीं, बल्कि वहीं से एक नया चैप्टर शुरू हुआ।
उन्होंने 1985 में नेक्स्ट नाम की एक नई कंप्यूटर कंपनी शुरू की। यह कंपनी टेक के लिहाज से बहुत फ्यूचरिस्टिक थी। 1988 में सैन फ्रांसिस्को में एक ग्रैंड इवेंट में जब नेक्स्ट कंप्यूटर लॉन्च हुआ तो लोगों ने इसे काफी पसंद किया। इसमें तेज प्रोसेसिंग पावर, हाई एंड ग्राफिक्स और बेहतरीन साउंड सिस्टम था, यानी ये एकदम प्रीमियम लेवल की मशीन थी। लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी और इसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले था, जिसकी वजह से ये आम लोगों में पॉपुलर नहीं हो पाई। साथ ही ये बाकी कंप्यूटर्स और जनरल सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं थी, जो इसे और भी सीमित बना देती थी। नेक्स्ट का मेन फोकस उसका ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन उसे भी मेन स्ट्रीम मार्केट में जगह बनाना मुश्किल हो रहा था। और फिर 1996 में एप्पल ने नेक्स्ट को करीब $429 मिलियन में अक्वायर कर लिया। यह कदम सिर्फ टेक के लिए नहीं, स्टीव जॉब्स को वापस लाने का रास्ता भी था। 1996 के दिसंबर में जॉब्स ने एक सलाहकार के तौर पर एप्पल में वापसी की, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने कंपनी की डायरेक्शन ही बदल दी। 1997 में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने एक चौंकाने वाली पार्टनरशिप की घोषणा की, जो उस वक्त टेक वर्ल्ड के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंद्वी मानी जाती थीं। उसी साल नवंबर 1997 में जॉब्स ने एक बोल्ड कदम उठाया। एप्पल अब अपने कंप्यूटर्स को डायरेक्टली इंटरनेट और फोन के जरिए कंज्यूमर्स को बेचेगी। यह मूव इतना कामयाब रहा कि एप्पल की वेबसाइट कुछ ही दिनों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट बन गई। इसी दौरान जॉब्स को कंपनी का इंटरिम सीईओ बना दिया गया। 1998 में उन्होंने दुनिया को iMac से इंट्रोड्यूस कराया, एक ऐसा कंप्यूटर जो अफोर्डेबल था, अट्रैक्टिव डिजाइन वाला था और पावरफुल भी। लोगों ने इसे खूब पसंद किया। इसके बाद iBook लॉन्च किया गया, एक कलरफुल लैपटॉप जो वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ आया, थैंक्स टू एप्पल्स एयरपोर्ट टेक्नोलॉजी। 2000 में जॉब्स ने एप्पल की नई इंटरनेट स्ट्रैटेजी घोषित की, जिसमें खास तौर से मैक यूजर्स के लिए डिजाइन किए गए वेब आधारित एप्लीकेशन शामिल थे। और इसी साल उन्होंने खुद को एप्पल का परमानेंट सीईओ घोषित किया। स्टीव जॉब्स का फिलॉसफी बहुत साफ था। अगर कोई आइडिया आपके दिल को छूता है, अगर आपको लगता है कि यह दुनिया को बदल सकता है, तो फिर यह मैटर नहीं करता कि उसे अचीव करना कितना मुश्किल है, बस उसमें अपना सब कुछ लगा दो। यही वजह है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ गैजेट्स की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्हें एक एक्सपीरियंस की तरह बनाया। उन्होंने पर्सनल कंप्यूटिंग को मेन स्ट्रीम बनाया और फिर 90वीं दशक में एप्पल को लगभग मरती हुई हालत से निकालकर एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। सिर्फ $1 सालाना सैलरी लेकर उन्होंने साबित किया कि उनका मिशन पैसा नहीं, बल्कि इनोवेशन था। iMac ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज और अनमैच्ड विजन के जरिए उन्होंने एप्पल को फिर से खड़ा कर दिया और टेक वर्ल्ड को बता दिया कि स्टीव जॉब्स कभी हार नहीं मानते। एप्पल से बाहर होने के बाद भी स्टीव जॉब्स का सफर रुका नहीं, बल्कि वहीं से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। उन्होंने 1985 में नेक्स्ट नाम की एक नई कंप्यूटर कंपनी शुरू की। यह कंपनी टेक के लिहाज से बहुत फ्यूचरिस्टिक थी। 1988 में सैन फ्रांसिस्को में एक ग्रैंड इवेंट में जब नेक्स्ट कंप्यूटर लॉन्च हुआ तो लोगों ने इसे काफी पसंद किया। इसमें तेज प्रोसेसिंग पावर, हाई एंड ग्राफिक्स और बेहतरीन साउंड सिस्टम था, यानी ये एकदम प्रीमियम लेवल की मशीन थी। लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी और इसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले था, जिसकी वजह से ये आम लोगों में पॉपुलर नहीं हो पाई। साथ ही ये बाकी कंप्यूटर्स और जनरल सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं थी, जो इसे और भी सीमित बना देती थी। नेक्स्ट का मेन फोकस उसका ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन उसे भी मेन स्ट्रीम मार्केट में जगह बनाना मुश्किल हो रहा था। और फिर 1996 में एप्पल ने नेक्स्ट को करीब $429 मिलियन में अक्वायर कर लिया। यह कदम सिर्फ टेक के लिए नहीं, बल्कि स्टीव जॉब्स को वापस लाने का रास्ता भी था। 1996 के दिसंबर में जॉब्स ने एक सलाहकार के तौर पर एप्पल में वापसी की, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने कंपनी की डायरेक्शन ही बदल दी। 1997 में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने एक चौंकाने वाली पार्टनरशिप की घोषणा की, जो उस वक्त टेक वर्ल्ड के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंद्वी मानी जाती थीं। उसी साल नवंबर 1997 में जॉब्स ने एक बोल्ड कदम उठाया। एप्पल अब अपने कंप्यूटर्स को डायरेक्टली इंटरनेट और फोन के जरिए कंज्यूमर्स को बेचेगी। यह मूव इतना कामयाब रहा कि एप्पल की वेबसाइट कुछ ही दिनों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट बन गई। इसी दौरान जॉब्स को कंपनी का इंटरिम सीईओ बना दिया गया। 1998 में उन्होंने दुनिया को iMac से इंट्रोड्यूस कराया, एक ऐसा कंप्यूटर जो अफोर्डेबल था, अट्रैक्टिव डिजाइन वाला था और पावरफुल भी। लोगों ने इसे खूब पसंद किया। इसके बाद iBook लॉन्च किया गया, एक कलरफुल लैपटॉप
जो वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ आया थैंक्स टू एप्पल्स एयरपोर्ट टेक्नोलॉजी। 2000 में जॉब्स ने एप्पल की नई इंटरनेट स्ट्रैटेजी घोषित की, जिसमें खास तौर से मैक यूजर्स के लिए डिजाइन किए गए वेब बेस्ड एप्लीकेशंस शामिल थे। और इसी साल उन्होंने खुद को एप्पल का परमानेंट सीईओ घोषित किया। स्टीव जॉब्स का फिलॉसफी बहुत साफ था। अगर कोई आइडिया आपके दिल को छूता है, अगर आपको लगता है कि यह दुनिया को बदल सकता है, तो फिर यह मैटर नहीं करता कि उसे अचीव करना कितना मुश्किल है, बस उसमें अपना सब कुछ लगा दो। यही वजह है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ गैजेट्स की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्हें एक एक्सपीरियंस की तरह बनाया। उन्होंने पर्सनल कंप्यूटिंग को मेन स्ट्रीम बनाया और फिर 90 के दशक में एप्पल को लगभग मरती हुई हालत से निकालकर एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। सिर्फ $1 सालाना सैलरी लेकर उन्होंने साबित किया कि उनका मिशन पैसा नहीं, इनोवेशन था। आईमैक, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज और अनमैच्ड विजन के जरिए उन्होंने एप्पल को फिर से खड़ा कर दिया और टेक वर्ल्ड को बता दिया कि स्टीव जॉब्स कभी हार नहीं मानते। एप्पल के भीतर जब यह बात सामने आई कि स्टीव जॉब्स बीमार हैं, तो कंपनी के निदेशक मंडल को गहरी चिंता हुई। उन्हें डर था कि अगर यह खबर बाहर आ गई तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट हिल सकता है और शेयर मार्केट में गिरावट आ सकती है। लेकिन जॉब्स ने अपनी पर्सनल प्राइवेसी को ज्यादा अहमियत दी और उन्होंने शेयर होल्डर्स को कुछ भी बताने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी सर्जरी तक करीब 9 महीने के लिए टाल दी। आखिरकार 2004 में जॉब्स ने अपनी पैनक्रियाटिक ट्यूमर की सर्जरी करवाई और वो सफल रही। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी। 2009 में जब उनकी तबीयत को लेकर फिर से रूमर्स उड़ने लगे, जैसे उनका वेट कम हो रहा है, तब उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें हार्मोन इम्बैलेंस की दिक्कत है और इसी वजह से वो एप्पल से कुछ समय के लिए छुट्टी ले रहे हैं। इस गैप के दौरान उन्होंने एप्पल के डेली ऑपरेशंस की जिम्मेदारी टिम कुक को सौंप दी। फिर कुछ समय बाद जॉब्स ने वापसी की और 2010 में उन्होंने एप्पल के नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की निगरानी की। जनवरी 2011 में उन्होंने एक और मेडिकल लीव लिया और अगस्त में सीईओ पद से रिजाइन कर दिया। इसके कुछ ही हफ्तों बाद 5 अक्टूबर 2011 को पालो आल्टो में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। उन्होंने करीब 10 साल तक पैनक्रियास कैंसर से लड़ाई लड़ी और आखिर तक इनोवेशन और लीडरशिप का सिंबल बने रहे। स्टीव जॉब्स की जिंदगी और उनके डिसीजंस आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर आपकी सोच क्लियर है और आपका पैशन जिंदा है, तो आप दुनिया बदल सकते हैं। वॉल्टर आइजैक्सन द्वारा लिखी गई बायोग्राफी स्टीव जॉब्स इसी फिलॉसफी को डिटेल में एक्सप्लोर करती है। आइजैक्सन ने इस किताब के लिए स्टीव जॉब्स और उनके करीबी लोगों से गहराई से बातचीत की, जिससे एक ऐसी पिक्चर बनी जो न सिर्फ उनके काम को बल्कि उनकी पर्सनैलिटी को भी बारीकी से दिखाती है। इस किताब में जॉब्स के बचपन से लेकर एप्पल, नेक्स्ट और पिक्सार तक का सफर दिखाया गया है। वो कैसे परफेक्शन के पीछे भागते थे और कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया को रिडिफाइन किया। आइजैक्सन ने उनके विजनरी माइंड को तो हाईलाइट किया ही है, साथ ही उनकी फ्लॉज और कभी-कभी टॉक्सिक लीडरशिप स्टाइल को भी बिना फिल्टर के दिखाया है। यह किताब सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि एक इंसान किस तरह से अपने आइडियाज और बिलीफ से पूरी दुनिया को बदल सकता है। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, उन्होंने एक कल्चर, एक सोच और एक लेजेसी बनाई, और यही चीज उन्हें हमेशा के लिए यादगार बनाती है।